नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते। ऐसा कहकर उन्होंने देश भर में बिखर रहे यूपीए के गठबंधन सहयोगियों की ओर इशारा किया है। प्रधानमंत्री एक लाइन में गहरी चोट कर गए और उनका इशारा कांग्रेस की ओर था, जिसने 2014 से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों का कुनबा जोड़कर केंद्र सत्ता बनाई थी। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब दलों को जोड़ने की ये कवायद लगातार नाकाम हो रही है। और पिछले दिनों टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी ने दरअसल बीजेपी के खिलाफ तैयार किए जा रहे वैकल्पिक गठबंधन को यूपीए के बिखराव की ओर इशारा किया और उनका आशय राष्ट्रीय राजनीति यूपीए के बिखराव की ओर था। कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरी है और मोदी ने एक तरह से कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को नहीं निखार सकते। और वहीं प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया कि पूर्व सरकार में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दुगनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। और आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। और आज भारत की नीति गति शक्ति की है और दुगनी 3 गुना तेजी से काम करने की है। और उन्होंने कहा कि आपके पास धामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है और उनकी अनुभवी टीम भी है और वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है और 30-30 साल 40-40 साल अनुभव से निकले हुए नेताओं की टीमें हैं जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित हैं। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि आपके आशीर्वाद से विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन और स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए संत लगातार काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए साधु संत अपना योगदान दे रहे हैं और संतों का आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हो गया हूँ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील बत्रा, प्रोफेसर संजय महेश्वरी और अध्यक्षता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने किया। और स्वागत समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों का आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है और उनका आशीर्वाद से ऊर्जा भी मिलती है और निश्चित तौर पर हम अपने कर्म क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जितने भी मठ मंदिर हैं उन सभी का संवर्धन हो, संरक्षण हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रृंखला में आएगा। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का जो कानून बनाया गया था उसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रद्द किया है और उसके लिए संत समाज, तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दिया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर शनिवार को भाजपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को धरना दिया और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आज धरने पर बैठ गए और उन्हें मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया और वो हाथी बड़कला बैरिकेडिंग पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और उत्तराखंड के भाजपुर में बैठक में शामिल होने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। और इसी हमले के विरोध में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हमले के विरोध में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे।
और इस मामले में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कराया गया यह हमला प्रायोजित था और उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर पूर्व मंत्री और विधायक पर हमला करवाया जाना निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इस हमले की निंदा भी करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने हमले के विरोध में आयोजित किए जा रहे धरने को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की भी अपील की थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी जिले में शनिवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 रही और टिहरी जिले में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात करीब 2:03 पर दोनों जिलों में भूकंप आया और इससे पहले टिहरी में रात करीब 1:30 बजे भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था और इस दौरान लोग डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए और आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक भूकंप का केंद्र टिहरी में बताया गया जो कि जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था और उत्तरकाशी और टिहरी जिले में कहीं से भी किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। और वहीं इससे पहले 24 सितंबर को भी पिथौरागढ़ में भूकंप का झटका महसूस किया गया था और जिसकी तीव्रता भी 3.8 थी और ये भूकंप पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, मदकोट, नाचनी, बंगापानी, डीडीहाट, कनाली छीना सहित विभिन्न हिस्सों में महसूस किया गया था। और दूसरी ओर भूकंप वैज्ञानिकों की माने तो भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड राज्य बेहद संवेदनशील है और राज्य का अधिकतर क्षेत्र जोन 4 और 5 में आता है और वहीं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में अक्सर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक देश के कई इलाकों में 965 भूकंप आए और अकेले देश की राजधानी नई दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के 13 झटके महसूस किए गए थे। भारत चीन सीमा पर अक्सर होने वाले सैन्य विवाद अब आसानी से सुलझाए जा सकेंगे और इसके लिए अब चीन की मंदारिन भाषा को भारतीय सेना में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और आर्मी कैडेट कॉलेज ने बाकायदा इस सेमेस्टर से ही भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया और भारत चीन सीमा पर सीमा विवाद के चलते हर अंतराल बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष होने की खबर सामने आती है और पिछले साल जून में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कई सैनिक शहीद भी हुए थे और इसी तरह अरुणाचल से सटे चीन बॉर्डर पर भी दोनों देशों की सेना कई मर्तबा आमने सामने की स्थिति में आ जाती थी और वहीं अब उत्तराखंड के बाड़ाहोती और आसपास की सीमा में भी चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं और लिहाजा दोनों देश के बीच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना ने अब चीन की मंदारिन भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और आर्मी कैडेट कॉलेज में प्रशिक्षण और पढ़ाई कर रहे कैडेट को इस सेमेस्टर से चीनी भाषा सिखाई जा रही है और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर कई छोटे मोटे गतिरोध आपसी बातचीत से ही मौके पर खत्म किए जा सकते हैं। अगर सैन्य अफसरों की मंदारिन भाषा पर मजबूत पकड़ होगी तो वो चीनी सैनिकों की बात को सही से समझने के साथ ही वाजिब जवाब भी दे पाएंगे और वहीं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का कहना है कि इन बदलाव के बाद सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेट और अधिक दक्ष होंगे और वर्तमान में युद्ध की तकनीक की पूरी तरह से बदल चुकी है और दुश्मन देश इसके लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल भी कर रहा है और लिहाजा अब भारतीय सेना भी अपने अफसरों को नई तकनीकों में पारंगत बनाना शुरू कर दिया और इसके लिए आर्मी कैडेट कॉलेज में इनोवेशन लैब स्थापित किया गया जिसमें आईआईटी गुवाहाटी का सहयोग भी लिया जा रहा है। आईआईटी की फैकल्टी वक्त वक्त पर एसीसी में आकर कैडेटों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स समेत उच्च तकनीक में पारंगत बनाने का काम भी कर रही। देहरादून काठ गोदाम एक्सप्रेसवे की चपेट में आने से अल्मोड़ा के 2 युवकों की मौत हो गई और दोनों युवक चलती ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहे थे और ट्रेन की टक्कर से दोनों युवक रेलवे पटरी के किनारे बह रहे नाले में जा गिरे
और मृतकों में एक युवक 31वीं वाहिनी पीएससी में तैनात महिला कांस्टेबल का भाई था और जबकि दूसरा उसका साथी था। और पुलिस के मुताबिक एडम स्कूल के निकट अल्मोड़ा निवासी लोकेश लोहनी अपने साथी जल निगम कॉलोनी अल्मोड़ा निवासी मनीष कुमार आर्य के साथ शुक्रवार सुबह 6 बजे अल्मोड़ा से रुद्रपुर के लिए निकला था और लोकेश 31वीं वाहिनी रुद्रपुर में तैनात अपनी कांस्टेबल बहन शांति विहार निवासी लक्ष्मी के घर आ रहा था और दोनों शाम 4 बजे रुद्रपुर पहुंच गए थे। लोकेश मनीष को लेकर अपनी बहन के घर गया और भोजन करने के बाद शुक्रवार रात करीब 9 बजे दोनों स्कूटी से बाजार में घूमने की बात कहकर निकले और इसके बाद लोगों ने दोनों को इंदिरा बंगाली कॉलोनी के पास पटरी पर घूमते हुए देखा और आसपास के लोगों का कहना है कि दोनों चलती ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहे थे और लोगों ने उन्हें रोका भी, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। और इसी दौरान तेज गति से आ रही ट्रेन की टक्कर से दोनों पटरी के किनारे बह रहे नाले में जा गिरे और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मृतक योगेश की बहन महिला कांस्टेबल ने दोनों शवों के शिनाख्त भी किया और शनिवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर दोनों का पोस्टमार्टम किया गया। और मृतक योगेश 2 बहनों का अकेला भाई था और मनीष 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था और देर शाम तक उनकी स्कूटी बरामद नहीं हो सकी थी। और वहीं सीओ रुद्रपुर अमित कुमार ने बताया कि ट्रेन के आगे सेल्फी लेने के दौरान ये दुर्घटना हुई थी और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। देहरादून के मेहूवाला स्थित चौहान परिवार में 2 हफ्ते बाद शहनाई बजनी थी, मगर शनिवार की सुबह ऐसी खबर घर पहुंची कि वहां मातम पसर गया और माता पिता और भाइयों के साथ शादी के लिए खरीदारी करने सहारनपुर जा रही युवती हादसे का शिकार हो गई। और वहीं मोहन में हुए इस हृदय विदारक हादसे में वो अपने माता पिता के साथ काल का ग्रास बन गई और हादसे की खबर से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया है। और जानकारी के मुताबिक प्रवीण चौहान जल संस्थान पिथुवाल डिवीजन में बाबू के पद पर तैनात थे और उनकी बेटी शिल्पी की 19 दिसंबर को शादी और 15 दिसंबर को सगाई थी और शनिवार को प्रवीण चौहान की छुट्टी थी और कई दिनों से सभी सहारनपुर से सामान लेने की योजना बना रहे थे। शिल्पी को वहां से शादी का जोड़ा पसंद करके लाना था, जबकि रिश्तेदारों के लिए वो काफ़ी उपहार और अन्य सामान खरीदने जाना था और भाइयों ने भी ठान रखी थी कि साथ जाकर वो अपनी खरीदारी करेंगे, लेकिन हंसते खेलते ये परिवार मोहडन में तबाह हो गया। और शनिवार को प्रवीण चौहान के साथ उनकी पत्नी मंजू, बेटी शिल्पी, बेटा दीक्षांत और निशांत कार में सवार हो गए और इसके बाद करीब 9:45 बजे वो मोहन के पास सामने से आ रही बस से टकरा गए और हादसे में शिल्पी, मंजू और प्रवीण चौहान की मौत हो गई। और मौत की जैसे ही गांव में खबर पहुंची तो वहां से प्रवीण चौहान के रिश्तेदार पार्षद उषा चौहान और अन्य लोग मौके के लिए रवाना हो गए और सहारनपुर जिला अस्पताल में तीनों का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद इनके शवों को देहरादून स्थित श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और परिजनों ने बताया कि रविवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। और पुलिस के अनुसार वैगनर कार को प्रवीण चौहान चला रहा था और वहीं मोहन के पास वाहन को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही बस से कार की सीधी भिड़ंत हो गई और हादसे में दंपत्ति और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। और बेटी की शादी के लिए चौहान दंपत्ति बच्चों के साथ खरीदारी करने के लिए सहारनपुर आ रहे थे और वो 3 लाख रुपए लेकर घर से भी चल रहे थे और हादसे के बाद कार से पुलिस ने रुपए बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी ने पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज में 50 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। और आर्यनगर कॉलोनी निवासी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह की बेटी है और शादी.com के माध्यम से उनका रिश्ता जोड़ा गया था। और वहीं आपको बता दें कि ससुराल वालों की रजामंदी पर 8 जून 2019 को उनका विवाह काशीपुर के एक रिजॉर्ट में हुआ और शादी से पहले ही उसने अपनी नौकरी, खेलने और अन्य आदतों के बारे में संदीप को बता दिया था। तब उनका कहना था कि उसके खेलते रहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और शादी में परिवार वालों ने 40 लाख रुपए खर्च किए थे। और विवाह के बाद पति संदीप लांबा, ससुर जगदीश प्रसाद लांबा और सास कमला लांबा ने दहेज में 50 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू कर दिया।
और आरोप है कि पति ने उसके खेल में भी अड़चन डालने का प्रयास किया और उस पर अनर्गल आरोप लगाते हुए मानसिक उत्पीड़न किया। और प्रियंका का कहना है कि कई बार खेल के दौरान पति और ससुराल वालों ने स्टेडियम में आकर अभद्रता की है और उनके विवाद से तंग आकर प्रियंका अपने मायके काशीपुर लौट आई और पति और ससुराल वालों के खिलाफ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी भी दी गई। और महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के बाद भी दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ। और वहीं एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रियंका की तहरीर पर पुलिस ने पति संदीप लांबा, ससुर जगदीश प्रसाद और सास कमला लांबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है।